हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामन एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिक्स समिट के बारे में, जो अभी फिलहाल जो है अफ्रीका में चल रही थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हुए हैं। और उसमें क्या क्या एक्टिविटी हुई है, उन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। और ब्रिक्स क्या है? एक्चुअली में ब्रिक्स क्या है ना, 5 इमर्जिंग इकोनॉमी का एक समूह है, जो डेवलपिंग नेशन जिनको हम लोग कहते हैं उनका एक समूह है, जिसमें स्पेशली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था, अभी ये ब्रिक्स हो गया है 2010 के बाद। 10 में जब से अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स हो गया। अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो ग्लोबल जो पॉपुलेशन है और जीडीपी और ट्रेड के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 42%, टोटल पॉपुलेशन का 42% जो है ब्रिक्स नेशन से लोगों को लोग हैं। और उसमें जो उसका जीडीपी है, टोटल जीडीपी का, वर्ल्ड की जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी का 24% जो है ब्रिक्स के पास है। जो वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड है उसका 18% ब्रिक्स के पास है। ब्रिक्स मतलब उस ब्रिक्स करता है उसके ट्रेड को, उन चीजों को। और ये जो 5 इकोनॉमी है, इनमें इनमें क्या है ना, ये सारी डेवलपिंग नेशन है। और इनमें क्या है ना, एक इकोनॉमी अपना ग्रो करने का उसका जो खासा जो है। और अगर हम वर्ल्ड पे देखें, वर्ल्ड मैप पे देखें, ये आपका रसिया, चाइना, इंडिया, इधर अफ्रीका और ब्राजील, ये पांचों नेशन इस पे वर्ल्ड पे जो हम लोग देख रहे हैं, अगर इस तरीके से देखें तो ज्यादा से मतलब इधर आप कहेंगे इधर एशिया, एशिया से इधर हो गए, इधर अफ्रीका महाद्वीप से हो गए और इधर साउथ अमेरिका से हो गए। हाँ, ये 5 जो है बड़ी इकोनॉमी पांचों हो गई इधर। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो व्हेन ब्रिक्स में अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कब कब क्या हुआ, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ब्रिक्स नेशन में अभी क्या हुआ, जैसे जो नाम ब्रिक था वो इंट्रोड्यूस कौन किया? जिम ओ नाइल, एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने किया था 2001 में। इसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन जो मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई 2006 में, उसमें 4 देश रहे, इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील, इन चारों की मीटिंग हुई। और इसके बाद 2009 में ब्रिक को जो है इसकी पहली समिट हुई और ब्रिक वहीं पे उसका फॉर्मेशन हुआ 2009 में। इसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया इसको 2010 में। और ये ब्रिक जो है, इसमें एक एस जुड़ गया और ये पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। टोटल ब्रिक्स जो है इसका नाम हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अभी के लिए जो हम एक्टिविटी रिसेंटली जो अभी करंट जो इवेंट है, हम उस पर अगर चलें तो जो करंट इवेंट है ना अभी के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, जो करंट उसमें आता है, उसके लिए अगर देखा जाए तो सीयूईटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अभी है ये कि क्या हुआ है ब्रिक्स के लिए। इस बार जो है क्या हुआ ना, 20 से ज्यादा कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए जो है आवेदन डाला है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और इस बार का जो हमारा मोटो रहा है ब्रिक्स समिट का, जो 15वां ब्रिक्स समिट अभी अफ्रीका में हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा है कि ब्रिक्स के एक्सपांशन की। हम चाहते हैं कि ब्रिक्स का एक्सपांशन हो और ब्रिक्स में बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शामिल हो। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो ग्लोबल ऑर्डर है ना वर्ल्ड का, उसको जो है मल्टीपोलर बनाने के लिए अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव समझ लीजिए एक है कि हम चाहते नहीं है कि किसी एक कोई एक संगठन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जो भी सुविधाएं हैं या उसका जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। अब इसमें देखिए ना, ब्रिक्स मेंबर से बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग उसके जा सके। द फॉलोइंग 6 न्यू मेंबर्स बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स विद इफेक्ट ऑफ कब से, 1 जनवरी 2024 से ये 6 नए देश ब्रिक्स के पार्ट हो जाएंगे। जो 5 अभी ब्रिक्स कंट्री है, जो 5 अभी ब्रिक्स कंट्री है, उसमें ये 6 और नाम जुड़ जाएंगे और कुल 11 कंट्री हो जाएंगे। कब? 1 जनवरी 2024 के बाद से, उस 1 जनवरी 2024 से इफेक्ट में आ जाएंगे। इसमें क्या है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया और उसके अलावा ईरान, सऊदी अरब, यूएई। एक्चुअली देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना तो यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, इनके आने से क्या होगा ना, ये इनके यहाँ क्या है, ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल बहुत ज्यादा है, जो नेचुरल ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं क्रूड ऑयल से उसी निकलता है। क्रूड ऑयल जो है इनके यहाँ काफी मात्रा में पाया जाता है। अरामको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके यहाँ है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, वहां से उनकी रिफाइनरी उनका एक तरीके से है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन लोग के आने से क्या होगा ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़ेगी।
और जो हमारा एक बैंक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, हमारा जो एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें क्या होगा ना कि उसमें एक सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा उसका। क्योंकि जब कोई ब्रिक्स कंट्री है तो वो अपने आप जो है वहां जो उसका जो बैंक है उसका क्या काम है, उसका काम है जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क हो रहे हैं, देश में कोई काम हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें पैसे डालना। तो उन चीजों के लिए क्या होगा ना, इनको थोड़ा सा एक बल मिलेगा, लोगों का एक सपोर्ट मिलेगा। जैसे किसी काम को करने के लिए अगर हम 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम चलिए 50-50 रुपए 4 लोग अगर लगा दिए और उसी में 20-25 लोग और आ गए और वो भी अच्छा खासा अमाउंट लेके कोई आ गए हैं ठीक ठाक, तो वो भी थोड़ा थोड़ा लगा देंगे और वो काम जो है धीरे से निकल जाएगा एकदम बढ़िया से। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो रहा है कि दो चीजें हैं, एक ग्लोबल ऑर्डर के लिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, उन चीजों के लिए जितना ज्यादा जो है समावेश होगा लोगों का, जितना ज्यादा लोग आके किसी चीज में जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए। अब इसके लिए हम लोग इसके बाद देखेंगे। अब जैसे ये हो गया, अब आते हैं अभी के लिए। जैसे 2023 में क्या ना, हर साल जो है एवरी ईयर क्या होता है कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो है दी जाती है किसी ना किसी को, जो ब्रिक्स कंट्री है उनमें से वो रोटेट होता रहता है। तो अभी के लिए 2023 में जो है ना उसके चेयरमैनशिप साउथ अफ्रीका के पास थी, उसका चेयरपर्सन जो है वहां के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा जी है वो। अब ये क्या है, 2023 के लिए चेयरमैन है। और ये समिट कौन सी हो रही है, 15वीं तो समिट है, ये अपना जानने के लिए है। अभी देखिए जैसे एक और चीज इसमें है, जैसे यहाँ क्या है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है थीम, जो इस बार समिट हुआ उसका थीम ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका, इसके बाद ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, और इस समिट का जो मेन फोकस है ना, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ, अब ये हो गया ब्रिक्स एंड अफ्रीका जो मेन इसका थीम था। इसमें मेन जो फोकस एरिया है, ये देखिए मेन फोकस एरिया समिट का क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ग्रुपिंग। जो भी 5 कंट्री है ना इसमें ब्रिक्स में, इनका एक्सपेंशन मेन फोकस एरिया जो हमारा है। थीम में तो चलिए जो है एक्सेलरेटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमेशा आप देख लीजिए, डेवलपमेंट हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारा जितना भी देश में क्या है कि जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आनी है वो सब चीजों उनका कंट्रोल करना, ये सब चीजें काफी है जो हेल्पफुल रहेंगी। और इसमें क्या होगा ना, एक्सपेंशन जो है ग्रुप का बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। जैसे हम अगर कह रहे हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है, वो क्या है कि हमारे अपने ग्रुप का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हम 5 लोगों को लेके बैठे हुए हैं और हम जो है नहीं मान रहे हैं, हम खुद ही नहीं कह रहे हैं कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए तैयार एक तरीके से नहीं है, हम 4 लोग 5 लोग का एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और हम उसमें एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें। क्योंकि आप जहां पे स्ट्रांग है, अगर वहां पे आप अपने आप को नहीं दिखाएंगे कि हम तैयार हैं इस चीजों के लिए, तो आपको कहीं भी वो सामने नहीं दिखेगा, कहीं भी वो नहीं दिखेगा। सब लोगों ने देखा ही होगा, वेब सीरीज थी क्या कहते हैं मिर्जापुर, उसमें क्या हुआ, गुड्डू पंडित जो है कहाँ गए, जौनपुर में जाके चाय पी रहे थे, तब तक वहां से शुक्ला जी आ गए, कहा कि हमको जो है ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। अब वहां क्या हो, वो अपने ग्रुप का एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये बढ़िया आदमी है और उन्हीं के यहाँ बैठा हुआ है, तो हो सकता है हमारी थोड़ा सा देखे कि हम मजबूत हैं और ये ज्वाइन कर लेगा तो हमारा अपना ग्रुप जो है बड़ा हो जाएगा और सामने जो है तिवारी जी को थोड़ा सा जो है टक्कर दे पाएंगे, कुछ काम हो पाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उधर वाला ग्रुप जो है वो थोड़ा ज्यादा अपने ग्रुप के लिए खड़ा था, उधर से ज्यादा वो जुड़ा हुआ था, जुड़ाव ज्यादा महसूस कर रहा था, तो उसने सीधे जो है मना कर दिया कि नहीं जो है हम नहीं ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद की कहानी आप लोग जानते ही हैं क्या क्या हुआ। फिर ग्लोबल ऑर्डर की ही बात कर रहे थे हम, मल्टीपोलर जो है ग्लोबल ऑर्डर हम बनाने की बात। अब इसमें क्या कह रहा है, इट इनकरेज द एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम दैट इज बैलेंस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट। आप किसी भी मल्टीपोलर वर्ल्ड को या ग्लोबल ऑर्डर में अगर हम मल्टीपोलर किसी चीज को बनना चाह रहे हैं कि सारे लोग एक साथ जो है समावेशी तरीके से रहे, तो वहां एक चीज जरूर होगी। क्या होगी वो या तो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग होगा,
और तब उसकी बात अगर वो बोल रहा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव बात होगी कि हाँ हम बोल रहे हैं, हमारी बात को माना जाए। या मतलब ये भी होगा कि हाँ ये स्ट्रांग है और फिर भी कह रहा है जो हमसे नीचे हैं उनको क्या हो, हमारे साथ चलो। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड कोई बनाना चाह रहा है या कोई जाना चाह रहा है उस फील्ड में। अब इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू जो था उसके बाद इट सीक्स टू सीवियर टाइज विद द इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू सच अ। हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका सीधा सा कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बन रही है, जैसे दोनों कह लेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन बनी वर्ल्ड वॉर टू के बाद। ये बनी कौन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इनका यूज बहुत तेजी से किया गया मल्टीपोलर बनाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए, मल्टीपोलर बनाने के लिए। क्या किया गया, अमेरिका ने, अभी हम पिछले चैप्टर में, अभी हम जब पॉलिटिकल साइंस वाला लेक्चर वहां डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये चीज करा था कि वहां ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इनको क्या कर रहे हैं, फ्रंट पे करके, खुद पीछे से कर क्या रहे थे, फ्रंट पे कर दी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। ये क्या किया कि लोन देने के लिए, जो रसिया से टूटे हुए, जब रसिया के 15 देशों में टूट गया जब अलग अलग, तो उनमें क्या किया, उन देशों को ये लोन देने या इकोनॉमिक हेल्प उनको करने के लिए इन्होंने कहा कि आप जो है अपना इकोनॉमी को ओपन करिए। ये गलत हम इसको नहीं कहेंगे, इकोनॉमी ओपन करने के लिए कह रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है, मार्केट खुला होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट जो भी जो ले पा रहा है वो सबको मिलना चाहिए। लेकिन एक तरीके से है ना कि मल्टीपोलर बनाने के लिए ही वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप प्रेशर डाल रहे हैं किसी के ऊपर जबरदस्ती ही तो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो भी बनेगा या उस समय जो बना, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय में कौन था, एक ही थे पावर जो सबसे बड़े थे, यूएस। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा था और उनके साथ रहने वाले यूरोपियन यूनियन के लोग जो उनके साथ थे, ब्रिटेन और ये लोग। तो अब जो ये लोग इनके साथ थे, इन लोगों के साथ इनके ऊपर असर उसका रहेगा। जैसे एक, अब इसी में देखिए कि जैसे क्या हुआ कि मुन्ना भैया जब गुंडई करते थे तो उनके साथ दो छोटे छोटे रहते थे ना, झुंझुना। तो उसी झुंझुने की तरह कि यूएस के साथ जो है यूरोप, वहां झुंझुने की तरह इनका भी अपना भौकाल था, ये भी बनाए हुए थे भौकाल कि हाँ हमारा भी है। अब यहाँ पे यही हुआ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, फर्मली स्टेब्लिश देयर पोजीशन पर्टिकुलरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट। अब हम देखें, अगर डी डॉलराइजेशन की बात करें, एकदम सही है कि ब्रिक्स का ये होना चाहिए, ब्रिक्स जो है एकदम चाहिए कि उनको करना चाहिए, क्योंकि हम 5 देश जो है हम बने हुए हैं, हम 5 देशों का मिलकर अपना समूह जो बनाए हुए हैं हम लोग, अगर हम डॉलर को ही प्रमोट करेंगे तो हमारी करेंसी पे तो उसका असर पड़ना ही पड़ना है। जिसका एकदम साफ एग्जांपल अभी देख सकते हैं, रसिया का यूक्रेन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रसिया का क्या हुआ कि रूबल जो वहां की करेंसी है रशिया की, अब उसके साथ क्या हुआ कि वो अपने आप उसको जो है गिरने लगे। रीजन, इन लोगों ने क्या किया कि सब जगह ट्रेड डॉलर में हो रहा है, तो अगर ट्रेड डॉलर में हो रहा है तो उसका एक रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकते हैं ना कि चलिए ठीक है, इनसे हम आप खरीद रहे हैं कुछ, अब हम आज से इनको डॉलर में नहीं खरीदने देंगे, मतलब डॉलर हम इनको देंगे ही नहीं, अपने यहाँ जो डॉलर है, इनके यहाँ जो डॉलर अभी पड़ा हुआ है उसको भी हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि ये नहीं चलने वाला है, तो वो किसी से डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब वो उनके पास एक समस्या है, या तो वो रूबल में ट्रेड करें, और सामने वाला रूबल में तभी ट्रेड करेगा जब एक तरीके से समझ लीजिए कि वो तो ट्रेड पैसे से रहा है लेकिन वो कंसिडर किया जाएगा कि बार्टर सिस्टम के तरीके से हो रहा है, और यही बार्टर सिस्टम ही रसिया को हेल्प करा इधर भी जो कॉन्फ्लिक्ट में उनके साथ हुआ था। क्योंकि चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम रुपए में उनसे कुछ चीजें खरीद ले रहे हैं, जैसे हमने किया था, काफी देश बुरा माने, लेकिन क्या करेंगे, हमें जहां भी है, क्योंकि हम क्या है, हम सोवरेन कंट्री है, हम किसी की बात को इस तरीके से नहीं मानेंगे कि आप हमसे कह दीजिए और हम मान लें। भाई आपका कॉन्फ्लिक्ट अलग है, आपका कॉन्फ्लिक्ट है, हम मानते हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आपका झगड़ा हो रहा है तो हम क्या करें भाई, आप झगड़ा कर रहे हो तो हम उसमें कुछ, अगर हमें मिल रहा है कहीं से, हमें ऑयल सस्ता मिल रहा है तो हम क्यों कहीं और जाएंगे, हमारा तो एक ही है ना प्रायोरिटी। हम इतनी बड़ी कंट्री है, इतना ज्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो हम किसी न किसी तरीके से अपनी जनता को, अपने लोगों को हम कम से कम बजट में जो है हर चीज प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, और वही हम कर रहे थे और हम कुछ और नहीं कर रहे थे। डी डॉलराइजेशन में ब्रिक्स विच मेक अप 18% ऑफ ग्लोबल कॉमर्स favor a long term increase in the use of national currency, reducing the reliance on US dollar for a trade and establishment of unified payment system। अब
क्या है, जैसे अपने यहाँ यूपीआई चलता है उस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी यूपीआई को कई सारे देशों में हमने जाके इंट्रोड्यूस किया और लोगों को दिया और वहां यूज भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारा जो करेंसी है उसमें भी ग्रोथ होता है। अगर हम ट्रेड रुपए रुपए और डॉलर में करेंगे तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा थोड़ा सा नुकसान हमको थोड़ा कम पड़ेगा। और सेम चीज अगर हम रूबल के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे रुपए को थोड़ा हेल्प मिलेगी, वो थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमारे साथ कोई और हमारे पास कम से कम एक ऑप्शन भी होगा हम किसी और से ट्रेड करने का। अब इन चीजों को देखते हुए जो है एक डी डॉलराइजेशन का भी है कि भाई हम कंट्रोल करेंगे, डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वैसे भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो हमारे जो अपनी करेंसी है हम उसका यूज करके उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा मोटो ये वाला भी है। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सिंस देन 30 बिलियन हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द प्रोजेक्ट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू डेवलपमेंट जब क्रिएट हुआ था ना ये, तो ये क्रिएट हुआ था 2015 में। 100 बिलियन डॉलर का एक जो है कैप बना के इसको शुरू किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ, संघाई, चाइना का एक शहर है संघाई, वहीं पे इसका जो है हेडक्वार्टर बना। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने केवी कामत साहब, जो अपने भारत से ही थे, इन्होंने जो है इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जो है अच्छा जो है काफी दिन काम किया। इसके बाद जो है अभी के लिए करंटली अगर देखा जाए, ये हमारे लिए पहला, ये हमारे एक तरीके से स्टैटिक में आ जाएगा क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर होगा करने के लिए, अच्छा होगा। और उसके बाद अभी के लिए डिल्मा वाना रोसेफ, और ये जो था ना डिल्मा वाना रोसेफ, ये क्या थे, डिल्मा रोसेफ ये जो है इसके पहले ये मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट है कहाँ की, ब्राजील की, ये ब्राजील की है। और ये कौन थे, ये इंडिया के थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। अब इसमें क्या होता है ना, तो जैसे क्या होता है इंटरनेशनल एजेंडा, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लोबल मैटर है उसको डिस्कस किया जा रहा है कहीं, तो वो कहाँ होता था, वो हमेशा जो है G7 कंट्रीज जो है वो लोग डिस्कस कर लिए, या जो यूएस हुआ स्पेशली उन लोगों ने कर लिया, यूएस के जो साथ, जैसे हम यूएस और यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे, उन लोग डिस्कस कर लेते थे, तो उनका जो डिसीजन होता था वही लगता था कि बस यही सब कुछ है। तो उसके लिए क्या है ना, ये जो ब्रिक्स बनाया गया उसमें ये हुआ कि अब ये जो कंट्री होगी ना, ये भी जो ग्लोबल एजेंडा है उसको डिस्कस करेंगे और उस पर इनका भी एक मैटर, एक जो डिस्कस जो करेंगे और जो कहेंगे उसका एक इनका भी एक इम्पैक्ट होगा उसका। क्योंकि 5 जो इमर्जिंग इकोनॉमी अगर किसी बात को एक साथ बोल रही है तो वो चीजें ऐसे ही नहीं है कि बस हवा में है कि हाँ चल जाएगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, इन द पास्ट डिकेड बोथ चाइना एंड इंडिया हैव सीन इकोनॉमिक ग्रोथ, अ डिस्टिंक्ट अप्रोच हैज बीन सेट अप इन देयर ऑन फोरम। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ ना, अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया चाइना जैसे है डिस्टिंक्ट अप्रोच। अब भाई देखो, किसी को भी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी का हो रहा है तो अप्रोच सबका एक नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है, और हम क्या है, हम ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है ना पूरी तरीके से सोशलिस्ट है, हम एक मिडिल ऑर्डर में उनके चलते हैं। हम दोनों तरीके से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी जो जनता है उसको इतनी दिक्कत ना हो कि उसको खाने के लिए ना हो, और हम कोई इतना भी बड़ा ना हो कि बस केवल जो है कैपिटलिस्ट हम बने चले जा रहे हैं। जरूर एक प्रेशर होता है वर्ल्ड का इन चीजों के लिए कि आप जो है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़िए, आप जो है अपनी ओपन इकोनॉमी रखिए। तो हमने ओपन रखी है, लेकिन हम इतना भी ओपन नहीं कर देंगे ऐसा कि बस केवल सब कुछ मार्केट पे ही निर्भर हो। कुछ हमारे यहाँ गवर्नमेंट के हाथ में भी अभी है और कुछ बाहर भी है, धीरे धीरे उस पर हम चेंज करेंगे। और इकट्ठे किसी चीज का चेंज एक बड़ा मतलब नहीं निकलता है। जैसे हम कोई भी चेंज कर रहे हैं एक बार में हम सारा चेंज नहीं कर देंगे, हम धीरे धीरे उसमें चेंज करेंगे। और इवन 91 के बाद से हमने बहुत चेंज किया है, और आज जिस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं उसका यही एक है कि इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ये चीजें जो हम कर रहे हैं। और इसी पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है।